हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग गेट लाइफ साइंस सीरीज। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर आपका था डाई और स्टेन के लिए, सेकंड लेक्चर आपका बनाया गया था बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए। तो पहले अगर आप ये सीरीज पूरी देखना चाहते हैं तो उन लेक्चरों को देख सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माइक्रोस्कोप। हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। हम देखेंगे माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी क्या होता है। 1 बाय 1 लिख लेते हैं। हम देखने वाले हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। ओके, माइक्रोस्कोप के कौन से पार्ट्स होते हैं एंड देयर फंक्शन, और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। हम 1 बाय 1 फंक्शन देखेंगे। सेकंड हम देखने वाले हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। थर्ड हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या बोलता है। रिजोल्यूशन में हम देखने वाले हैं एवी इक्वेशन क्या होती है। एवी इक्वेशन, एवी इक्वेशन पर चलेंगे। उसके बाद हम इसी में देखेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, एंगुलर अपर्चर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ के ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद इसमें एक आता है वर्किंग डिस्टेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नंबर 4 यहाँ पर चलेंगे कि हमारे कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं। यानी कि हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना माइक्रोस्कोप से। सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम ना चमकने वाले माइक्रोब्स को देख सकते हैं। ना चमकने वाले क्यों, क्योंकि हम उनको अपनी नेकेड आई से विजुलाइज नहीं कर सकते। अपने जो नेकेड आई होती है हमारी, ठीक है, विदाउट एनी अदर ग्लास और लेंस की हेल्प से हम उन माइक्रोब्स को नहीं देख सकते। तो उन्हें देखने के लिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसकी सहायता से हम उन ऑब्जेक्ट जो हमारे टिनी और स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं हम उन्हें देख सकते हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है, एल्गी हो सकती है और आपके अदर पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके हम सेल ऑर्गेनल्स भी देख सकते हैं, सेल्स को देख सकते हैं, स्पर्म सेल, ब्लड सेल, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट्स। हम इनको देखने के लिए भी किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू सीन, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना। स्मॉल ऑब्जेक्ट वो हमारा कोई भी स्पेसिमेन हो सकता है जो हमें अपनी नेकेड आई से ना चमके। ठीक है, जो हमें नेकेड आई से ना ही विजुलाइज हो, उस ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे माइक्रोस्कोप का डायग्राम देख रहे होंगे। इस प्रकार का आपके हमारे माइक्रोस्कोप होते हैं। माइक्रोस्कोप के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, हम बाद में चलेंगे 1 बाय 1। अब इसके पार्ट्स पे चलते हैं। आइए अब माइक्रोस्कोप के पार्ट्स एंड देयर फंक्शन पे चलते हैं। आपको डायग्राम चमक रहा होगा। हम इसमें अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला आपको चमक रहा होगा इसमें ओक्यूलर लेंस और ओक्यूलर पीस बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये आपका आई के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो इसको हम आई लेंस के नाम से या फिर आई पीस के नाम से भी जानते हैं यहाँ। ठीक, जब हम मैग्नीफिकेशन पे चलेंगे तब हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर के
और आपका जो आईपीस लेंस है उसके बाद भी। सेकंड नंबर पर आपको चमक रहा होगा बॉडी ट्यूब, ठीक है। बॉडी ट्यूब क्या होता है कि बॉडी ट्यूब में आपका प्रिज्म लगा हुआ होता है और एक मिरर लगा हुआ होता है। ये लाइट को डेविएट करता है, लाइट को टर्न कर देता है, जो कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हमारी लाइट आ रही होती है उसको ये जो हमारा प्रिज्म है वो आई पीस के तरफ मोड़ देता है, जिससे हमें जो डायग्राम है वो रियल और सीधा चमकता है, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड आपका आता है नोज पीस, ठीक है। नोज पीस क्या करता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है इसके पीछे, इसको एडजस्ट करने का काम करता है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है एक माइक्रोस्कोप में मिनिमम 2 या फिर 3 इवन 4 5 तक होते हैं, ठीक है। जो इसका क्राइटेरिया होता है वो 3 to 4 का होता है वैसे। तो उनको एडजस्ट करने का काम कौन करता है? नोज पीस से ही उनको एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा आर्म। आर्म क्या काम करता है? आर्म से हम किसी भी माइक्रोस्कोप को हैंडल करते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी करते हैं। आर्म एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, एक और फंक्शन रहता है इसका कि जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है उसको जोड़ के रखने का काम किसका होता है? आर्म का होता है। इसके बाद आपको देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? क्यों इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं? क्योंकि ये नियर द ऑब्जेक्ट लेंस के पास आपको मिलेगा, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस आपके भी कई टाइप के होते हैं। मान लो वो 10x का हो, 40x का हो, 45x का हो या फिर 100x का हो। यहाँ पर x का मतलब क्या है? वो है मल्टीप्लाई, यानी कि इतने गुना, इतने टाइम बढ़ा, ठीक है। बात करेंगे जब हम मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि आपका आता है मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज में क्या होता है कि जहाँ मैकेनिकल स्टेज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पर हम अपनी स्लाइड को रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्लाइड होल्डर। एक स्लाइड होल्डर होता है जिससे कि इसका काम क्या रहता है कि स्लाइड को फिक्स करता है, हमारी स्लाइड इधर से उधर हिले डुले ना, ठीक है। अब इसके नीचे आता है आपका एक कंडेंसर। कंडेंसर जो रहता है वो लाइट को श्रिंक करता है, लाइट को कंडेंस करके स्पेसिमेन पे तक पहुंचाता है। इसके नीचे एक डायफ्राम लगा हुआ होता है, ठीक है। ये डायफ्राम क्या करता है कि लाइट को ज़्यादा या कम करता है। यानी कि अगर हमें लाइट ज़्यादा करनी है तो इसको हम इस डायफ्राम को इसलिए हम आइरिस डायफ्राम के नाम से भी जानते हैं। अब आप दूसरे साइड देख रहे होंगे कि आपको एक कोर्स फोकसिंग नॉब चमक रही होगी। इसका काम क्या रहता है कि जो आपकी स्टेज है उसको अप डाउन करना, ऊपर नीचे करना, कोर्स फोकसिंग नॉब का काम होता है, ठीक है। इसलिए इसको कोर्स एडजस्टमेंट नॉब के नाम से भी जाना जाता है। एक होती है फाइन फोकसिंग नॉब। अब फाइन फोकसिंग नॉब भी इसी से अटैच होती है, यानी कि जो आपकी कोर्स फोकसिंग नॉब रहती है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब रहती है, वो बहुत हाई लेवल पे अप डाउन करती है, जबकि जो फाइन फोकसिंग नॉब रहती है उससे बहुत ज़्यादा मतलब हमारा मामूली सा ही ऊपर नीचे स्टेज होती है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक स्टेज कंट्रोलर, जिससे स्टेज जो है लेफ़्ट राइट कंट्रोल हो सकती है। इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि एक इल्यूमिनेटर सोर्स होता है। इल्यूमिनेटर सोर्स का मतलब क्या होता है? जहाँ से आपकी लाइट आती है उसको बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं इल्यूमिनेटर, ठीक है। ये हमारा लाइट का सोर्स होता है। सबसे नीचे आपका होता है स्टैंड या फिर बेस, जिस पे हमारा माइक्रोस्कोप टिका हुआ होता है। तो ये देखे आपने माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शन। हमारे अब माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अगर इसमें आपके कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं मैग्नीफिकेशन पे कि मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप में किसको बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितने गुना बड़ा करके देख सकते हो, कितना उसको मैग्नीफाई कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना जूम करके देख सकते हो, वो कहलाता है, जो जूमिंग पावर होती है, आप मोबाइल में यूज करते होंगे, जूम करते होंगे, तो वो कहलाता है मैग्नीफिकेशन। जूम करना कहलाता है आपका मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मैग्नीफिकेशन डिपेंड करता है लेंस के ऊपर, ठीक है। अब हम कौन से लेंस के ऊपर जो डिपेंड करता है आपका मैग्नीफिकेशन, तो वो होता है आईपीस लेंस, ठीक है, आईपीस लेंस एंड आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। अब क्या है कि जो आपका आईपीस लेंस होता है वो एक प्रकार से हमारा फिक्स होता है, ठीक है। उसकी जो हमारे पावर होती है, पावर यहाँ पर पावर का मतलब है इतने गुना मल्टीप्लाई करना। जैसे कि आप देखते होंगे कि कहीं पर लिखा होता है 10x 50x, तो इस x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी इतने गुना। तो आईपीएस जो हमारा मोस्टली होता है वो 10x का होता है, हालांकि ये 5x एंड 20x का भी हो सकता है। जबकि जो एक लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं हम, लाइट माइक्रोस्कोप में ब्राइट फील्ड की बात करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो 10x का हो सकता है, 40x का हो सकता है, 45x का हो सकता है, या फिर हमारा 100x का भी हो सकता है, और इससे आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का इतने मैग्नीफाई यानी इतने गुना बड़ा करके दिखाता है। अब कोई सा भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, मैग्नीफिकेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा कि किसी भी माइक्रोस्कोप में जो उसका आईपीस लेंस है वो जो है वो 10x का बना हुआ है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है तो वो भी 10x का बना हुआ है। तो अब आप बताइए कि ओवरऑल मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो इसका बहुत अच्छा और सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन बराबर जो हमारा ओक्यूलर लेंस होता है इनटू ओक्यूलर की जगह इसको आईपीस लिखो, ई बराबर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो अब सिंपल से इसमें फार्मूले में पुट करेंगे इसको, आईपीस कितना हमारा 10x है ना, और हमारा ओक्यूलर लेंस कितना है वो भी हमने 10 लिया है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई 100x। यानी कि वो माइक्रोस्कोप हमारा उसके जो पावर होगी वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने बड़ा गुना करके दिखा सकता है, वो आपको 100x गुना करके दिखा सकता है। तो ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को आप जूम से याद रख सकते हो कि मैग्नीफिकेशन इज जूम, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके जो माइक्रोस्कोप में यूज हो रहे हैं लेंस, ठीक है, इन लेंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा रिजोल्यूशन क्या है। अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार जैसे कि मैं करता हूँ हर वीडियो में, आपको एक पूरे नोट्स इस बोर्ड पर मैं लिख दूंगा, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना उसको सेव रख सकते हो, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए आपका वो याद रहे। तो हम बात करेंगे रिजोल्यूशन पे। रिजोल्यूशन अब रिजोल्यूशन क्या होता है कि मान लो हमारा मैग्नीफाई तो हो गया 100x, मैग्नीफाई हो गया 100x, हमें 100x 100 गुना बड़ा करके दिख रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट क्लियरिटी? हम जब तक क्लियरिटी से नहीं देखेंगे तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो रिजोल्यूशन को बेसिक शब्दों में मैं बोलता हूँ क्लियरिटी, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो कितना क्लियर दिख रहा है। मान लो 2 पॉइंट बहुत नज़दीक रखे हुए हैं, इन 2 पॉइंट को हमारा माइक्रोस्कोप कितनी क्लियरिटी से और कितनी दूरी पर दिखा रहा है, तो उसको बोलेंगे इसका रिजोल्यूशन।
कि इस मान लो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट है, शायद आपको ना चमक रहा हो, मैं बड़ा बना देता हूँ, एक ये और एक ये। इन दो ऑब्जेक्ट को हमारा माइक्रोस्कोप कितनी दूर दूर और कितनी क्लियरिटी से दिखा रहा है, वो एक रेजोल्यूशन की पहचान होती है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, इन दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली इक्वल होती है किसके, रिजोल्यूशन के। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं रिजोल्यूशन के। तो इसको ये क्या होता है कि अब इनके बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी रिजोल्यूशन हमारा उतना अच्छा होगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें रिजोल्यूशन अच्छा चाहिए तो इन दोनों जो दो पॉइंट हमारे, इन पॉइंटों के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से जितनी ज़्यादा होगी रिजोल्यूशन हमारा उतना अच्छा होने वाला है। तो ये था आपका रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन आप समझ गए होंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कितनी क्लियरिटी से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट चमक रहा है, वो कहलाता है उसका रिजोल्यूशन। अब इसी रिजोल्यूशन पे एक साइंटिस्ट एवी थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं एवी इक्वेशन। वो क्या थी, जो आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी है वो इक्वल है 0.61 लैम्डा बटे न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। ये आपकी एवी इक्वेशन है। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका वेवलेंथ, ठीक है। और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है कि लाइट की गैदरिंग करके उसको लेंस पर फोकस करना। मतलब कि लाइट जो आती है हमारी सोर्स है, उस लाइट को गैदर करेगा, लाइट की गैदरिंग करके, और उसको जो लेंस है हमारा उस पर फोकस करना, या फिर हमारे स्पेसिफिक पर फोकस करना। मीनिंग इसका लाइट गैदरिंग ही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है ये भी होता है ईटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ईटा क्या है, ईटा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना आपका ईटा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए आप लाइट की एक प्रॉपर्टी समझो, यहाँ पर लिख देता हूँ, आई होप आपको चमक रहा होगा। मान लो ये कोई एक मीडियम है, यहाँ पर आपका लाइट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है। जब ये लाइट किसी भी मीडियम पर पड़ती है और ये इस प्रकार से सीधी निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिट लाइट। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट लाइट, LIGHT, ठीक है। और अगर ये लाइट यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए, यहीं पर रुक जाए, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। याद रखना क्या बोलेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर ये लाइट यहाँ से आ रही थी आपकी और यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि वापसी मुड़ जाए, ये लाइट यहाँ से आकर के मीडियम पर टकराई और टकराने के बाद वापसी चली गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद क्या होता है कि लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइट आ रही थी और आने के बाद एक लाइट काफ़ी सारे रंगों में विभक्त हो, मतलब बट जाए, जैसे कि इस प्रकार से प्रिज्म में आप देखते होंगे कि एक लाइट जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाती है, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है जो इस माइक्रोस्कोप के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर बना देता हूँ कि मान लो ये कोई मीडियम है और ये आपका कोई लाइट सोर्स है, तो नॉर्मल क्या होता है, लाइट आई और इससे क्रॉस होगी। लेकिन जब ये लाइट अपने पाथ से थोड़ी हल्की सी डेविएट हो जाए, यानी कि जाना इसको इधर था, अगर ये थोड़ी सी टर्न हो जाए इस प्रकार से या फिर ये टर्न हो जाए इस प्रकार से, ठीक है, तो तब क्या कहलाती है, तब कहलाता है ये रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट। यानी कि जब ये अपने पाथ से थोड़ा टर्न हो जाए तब कहलाता है ये रिफ्रैक्टिव लाइट। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, रिफ्रैक्टिव लाइट की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या होता है, वेट ए सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ईटा से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में आपको एन भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो ईटा होता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद साइन थीटा क्या होता है, इसमें हम थीटा देखते हैं। थीटा होता है आपका, थीटा बराबर एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर क्या होता है, एंगुलर अपर्चर को समझो आप, एंगुलर अपर्चर को समझने के लिए मान लो ये कोई आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस से और इस ऑब्जेक्टिव तक जो हमारी लाइट सोर्स है, कंडेंसर से होते हुए जो लाइट इस स्पेसिमेन पर पड़ रही है, वो लाइट जा रही है आपकी डिफ्रैक्ट होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस पर। तो अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच और इस स्पेसिमेन के बीच जो एंगल बनता है, मान लो ये एंगल थीटा बना है, तो इसको बोलते हैं थीटा, एंगुलर अपर्चर। ये ऑब्जेक्टिव की पूरी रेडिएशन को आर बोल देते हैं और इसके हाफ पार्ट को बोलते हैं थीटा। इसलिए आपको कहीं कहीं पर मिलता है थीटा बाई 2, यानी कि ये हाफ होता है इसका, हमने ये हाफ लिया है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि d बराबर हमारा क्या होता है 0.61 लैम्डा। लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। मोस्टली जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं 450 नैनोमीटर की लाइट यूज करते हैं जो कि ब्लू होती है। ठीक है, अब नीचे इसका आता है न्यूमेरिकल अपर्चर, और न्यूमेरिकल अपर्चर में हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी आपको पता लगी कि कोई भी लाइट, कोई भी मीडियम है, यहाँ जब इसमें से कोई लाइट गुजरेगी तो वो अपने पास से थोड़ी डेविएट हो जाती है, उसको बोलते हैं, लाइट की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट। अब अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे कि वैक्यूम आपका एयर का जो होता है, जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव होता है आपका 1.0। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका होता है 1.33। इसके अलावा जो आपका गिलास का होता है वो होता है 1.5, और ऑयल इमर्सन, ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास होता है। ठीक है, 1.5 के आसपास होता है। अब याद रखना जो हमारा ऑयल इमर्सन है, जब हम कभी भी लाइट माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्सन का यूज करते हैं तो हम हमेशा उसको 100x पे देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 100x। ठीक है, और जो ऑयल इमर्सन ऑयल होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, या तो वो पैराफिन ऑयल होता है, और जो मोस्टली लैब में रखे होते हैं वो कहलाते हैं वुड सीडर ऑयल। ठीक है, तो ये आपने देखा ऑयल इमर्सन का। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीफिकेशन डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और आपके ओक्यूलर लेंस पर। तो मैग्नीफिकेशन आपका किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीफिकेशन आपका डिपेंड करता है ओक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस पर।
जबकि जो आपका रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, ये गेट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपका रिजोल्यूशन होता है वो रिजोल्यूशन आपका डिपेंड करता है न्यूमेरिकल अपर्चर पर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगुलर अपर्चर और वेवलेंथ। हमें अधिक से अधिक रिजोल्यूशन कब मिलेगा, जब हमारा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कम होगी और न्यूमेरिकल अपर्चर हाई होगा, तब हमें वेस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा। वेस्ट रिजोल्यूशन तब मिलेगा जब हमारा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ लो होगी और हमारा जो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर है वो हाई होगा, तब हमको जा कर के एक बढ़िया इमेज मिलेगी, एक अच्छी इमेज मिलेगी जिसका रिजोल्यूशन हाई होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है एक फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जहाँ पर हमारा, आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जहाँ पर हमारा जो इमेज बन रहा है, जो रियल इमेज बन रहा है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। एक आता है हमारा वर्किंग डिस्टेंस क्या होता है कि जो स्पेसिमेन है, जो हमारा स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव लेंस, मान लो ये स्पेसिमेन है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो इनके बीच की जो दूरी है ये कहलाती है हमारी वर्किंग डिस्टेंस। ये हमारी वर्किंग डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि वर्किंग डिस्टेंस क्या होते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्कोप को सर्वप्रथम किसने बनाया था, फर्स्टली किसने इन्वेंटेड किया था। तो अभी तक ये एक डिबेट का विषय है कि माइक्रोस्कोप को सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया था या फिर गैलीलियो ने बनाया था। इन दोनों के बीच के कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सबसे पहले किसने बनाया था। कुछ स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करती हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया था, कुछ प्रेफर करती है कि वो गैलीलियो ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो बनाया था। ठीक है, तो हम इनके डिबेट में ना पढ़ते हुए, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता कि माइक्रोस्कोप का सर्वप्रथम इन्वेंशन किसने किया था। अगर आता है तो उसमें या तो आपको जॉनसन एंड जॉनसन मिलेंगे या फिर आपको गैलीलियो मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जॉनसन एंड जॉनसन और गैलीलियो। ठीक है, मोस्ट ऑफ बुक जो करती है, मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको, जो मोस्ट ऑफ बुक हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन को प्रेफर करती हैं। यानी अगर आपकी 10 स्टैंडर्ड बुक हैं तो उसमें से 8 या फिर 7 जो हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन को प्रेफर करती हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप, जैसे कि आप देख रहे होंगे रॉबर्ट हुक ने कौन सा माइक्रोस्कोप बनाया, गैलीलियो ने कौन सा माइक्रोस्कोप बनाया, जॉनसन एंड जॉनसन ने कौन सा माइक्रोस्कोप बनाया। सबसे पावरफुल एंटोनियो वन लीवनहॉक का माइक्रोस्कोप, जो इमेज को 300x गुना करके देख सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 270 to 300 इसकी रेंज होती है, लेकिन इसको 300x हम बोल देते हैं। ठीक है, तो जो उनका माइक्रोस्कोप था, जो एंटोनियो वन लीवनहॉक का माइक्रोस्कोप था, जो उसका स्ट्रक्चर थी वो बटरफ्लाई टाइप की थी। ठीक है, और उन्होंने जो जितने भी स्पेसिमेन देखे, जितने भी माइक्रोब्स देखे, उन सबको उन्होंने क्या कहा, एनिमल्स क्यूल्स कहा। ठीक है, बात करेंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पर चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बैक ऑन टॉपिक। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या है कि वैसे तो माइक्रोस्कोप काफ़ी टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली जो यूज होते हैं उन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक वे जो इल्यूमिनेटर यानी कि जो लाइट का सोर्स है, जो सोर्स है किसी भी माइक्रोब्स को देखने का, उसके बेस पर पहले को बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप,
लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। और थर्ड आपका आता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप का पहला एग्जाम्पल आपका आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। थर्ड आपका आता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, ठीक है। नंबर 4 पर आता है आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक्सेट्रा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2 प्रकार के माइक्रोस्कोप आते हैं। नंबर 1 इज सैम एंड नंबर 2 इज टैम। सैम इज व्हाट? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। M4 माइक्रोस्कोप, जगह नहीं है इसलिए M बना रहा है, हमसे समझ जाना। माइक्रोस्कोप ट्रांस इज व्हाट? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसी प्रकार से स्कैनिंग प्रोब के भी 2 एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, नंबर 2, ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप। अब हमारा जो आज का टॉपिक बेसिकली था माइक्रोस्कोप में, थोड़ा सा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप देखेंगे जो कि आपका स्टेनिंग के लिए यूज होता है। बाकी के अगर आपको माइक्रोस्कोप जानने हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अलग अलग माइक्रोस्कोप के अलग अलग उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका यूज क्या है। आप जाकर के अपने यूट्यूब चैनल पे जब आप सर्च करोगे माइक्रोस्कोपी, मान लो आपको चाहिए टैम माइक्रोस्कोपी चाहिए, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना टैम माइक्रोस्कोपी बाई वी स्टार एजुकेशन, तो वहाँ पर आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। थोड़ा बता देता हूँ, जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है, यहाँ पर क्या होता है कि बैकग्राउंड आपका डार्क होता है और स्पेसिमेन कैसा होता है? स्पेसिमेन आपका ब्राइट होता है। इसके थ्रू हम जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो हमारा लिविंग होता है, ठीक है। फ्लोरेसेंस में क्या होता है? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हम फ्लोरेसेंस डाई का यूज करते हैं और यूवी रेडिएशन के थ्रू हम अपने जो हमारा स्पेसिमेन है उसको देख सकते हैं। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हम लिविंग थिंग्स की, याद रखना किसकी? लिविंग स्पेसिमेन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? सैम क्या होता है? सैम एक 3D माइक्रोस्कोप है, 3D माइक्रोस्कोप है जहाँ जिससे हम सरफेस जो हमारा स्पेसिमेन होता है उससे उसके सरफेस की स्टडी कर सकते हैं, वो हमारा सैम में आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब आप कभी भी स्टडी करते हो माइक्रोस्कोप से तो वो इस सैम के थ्रू ही कर सकते हो। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये 2D होता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल ऑर्गेनल की स्टडी करने के लिए टैम का यूज करते हैं। बेसिकली जो इसमें हम स्टेन करते हैं इसमें मेटल से, हैवी मेटल से स्टेन किया जाता है। इसी प्रकार से एटॉमिक फोर्स है हमारे एटम लेवल पे किया जाता है, ठीक है। सेम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का भी हम यूज बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर को देखने के लिए करते हैं। तो आइए थोड़ा सा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारा स्टेनिंग में काम आने वाला है। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त में ये नॉइस आनी अनिवार्य है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड नॉइस पे ध्यान ना दें, आप अपना टॉपिक देखें। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी 2 टाइप के होता है, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें
वन लेंस होता है, जिसमें वन लेंस होता है उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि वन लेंस। ठीक है, इसमें आपका एक लेंस होता है। इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज आपके बजाज जो होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो देखते हैं ना कि इस प्रकार से आपका लेंस देख रहे हैं। डायग्राम में आपको चमक रहा होगा, 2-3 टाइप के सिंपल माइक्रोस्कोप है, जहाँ पर हम केवल एक लेंस से हम जो हमारा स्पेसिमेन है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टडी करते हैं। दूसरा आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? मोर देन वन लेंस आर यूजेड, मोर देन वन लेंस का हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, जो आप अपने लैब में देखते होंगे वो मोस्टली आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलते हैं, जहाँ पर हमारा आप देखते होंगे एक कंडेंस लेंस लगा हुआ होता है नीचे, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है, तीसरा आपका ओक्यूलर लेंस लगा होता है। अब माइक्रोस्कोप की एक बात और है, जो आई पीस लेंस होता है उसका, अगर आई पीस लेंस की संख्या 1 है, ठीक है, आई पीस लेंस की संख्या 1 है, तो उसको बोलेंगे मोनोओक्यूलर, उसको बोलेंगे मोनोओक्यूलर, मोनोओक्यूलर। ठीक है, और अगर आईपीस जो लेंस है उसकी संख्या 2 है, तो उसको बोलेंगे वाइनोक्यूलर। ठीक है, वाइनोक्यूलर, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है। ठीक है, वाइनोक्यूलर। ठीक है, तो याद रखना कि आईपीस के अकॉर्डिंग अगर आपका वन लेंस आईपीस ओनली 1 हुआ तो उसको बोलेंगे मोनोक्यूलर, अगर आपका आईपीस लेंस 2 हुए तो उसको बाइनोक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा ब्राइट फील्ड के बारे में। अब इसका एक प्रकार से रे डायग्राम देख लेते हैं कि रे डायग्राम हमें क्या बताता है। तो मान लो ये कोई आपका लाइट सोर्स है जहाँ से आपकी लाइट गुजरती है, इसके बाद हमारा लगा हुआ था कौन सा लेंस? कंडेंसर लेंस। मेरे साथ चलिए, कौन सा लेंस लगा हुआ था? कंडेंसर लेंस। यहाँ पर आपका स्पेसिमेन लगा हुआ रहता है, और स्पेसिमेन से ऊपर आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लगा हुआ रहता है आपका आईपीस लेंस। यानी कि लाइट सोर्स हो गया, ये कंडेंसर लेंस हो गया, ये स्पेसिमेन हो गया आपका, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आईपीस लेंस। तो अब इस लाइट सोर्स से लाइट कंडेंसर लेंस पर पड़ेगी, इस प्रकार से ये कंडेंसर लेंस पर लाइट पहुंच रही है, और कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है कि लाइट को कंडेंस करता है, ये लाइट को सिकोड़ता है, और सिकोड़ने के बाद स्पेसिमेन पे फोकस कराता है। अब यहाँ से लाइट जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ठीक है, अब यहाँ से लाइट कहाँ पर जा रही है? ऑब्जेक्टिव लेंस पे, और ऑब्जेक्टिव लेंस से ये लाइट कहाँ पर जाएगी हमारी? ये जाएगी हमारी आई पीसेस पे। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लगा हुआ था एक प्रिज्म और मिरर। ठीक है, जो लाइट को हमारा वर्टिकल पोजीशन में दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, वर्चुअल डायग्राम। तो ये आपका रे डायग्राम था, जिससे कि हमें पता लगता है कि जो हमारा इमेज है वो किस प्रकार से हमें चमकता है। यानी कि हमारी लाइट से लाइट सोर्स गया, कंडेंसर लेंस ने उसको कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद स्पेसिमेन पे डाला, स्पेसिमेन से कुछ लाइट निकली, लाइट निकलने के बाद हमारी वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे गई, ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारी इन्वर्टेड पोजीशन पे प्रिज्म में गई, इन्वर्टेड से फिर वर्टेड में हमारी आई पीस लेंस में वो हमें इमेज जो होता है वो वर्टिकल चमकता है। तो ये क्या है? ये आपका है रे डायग्राम ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर आती है एक प्रॉब्लम। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो बैकग्राउंड है वो भी हमें ब्राइट चमकता है, और जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारा फंजाई है, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, वे कैसे होते हैं नेचर में? वे ट्रांसपेरेंट होते हैं।
अब हमारा बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट और बैक्टीरिया भी ट्रांसपेरेंट, तो हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे? इनमें कोई कंट्रास्ट नहीं आने का। कंट्रास्ट का मतलब होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट या फिर दो मीडियम के बीच उनमें मतलब उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना, उनमें एक प्रकार से एक से दूसरे को अलग करना, ठीक है, वो चीज़ कहलाता है, वो फिनोमिना कहलाता है आपका कंट्रास्ट, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो भी हमारा कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, और ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी हमें कैसा इमेज दिखा रहा है, बैकग्राउंड का ब्राइट दिखा रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने स्टेनिंग इजाद की, स्टेनिंग का इन्वेंशन किया, जिसके थ्रू हम स्टेनिंग करके डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उनकी शेप को देख सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑर्गेनल को देख सकते हैं। तो आइए एक बार लास्ट में समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले हमने देखा था माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर हेल्पिंग व्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई द नेकेड और अनएडेड आई। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो हमारे स्मॉल और टिनी पार्टिकल होते हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, और माइक्रोस्कोप जो बना हुआ होता है वो लेंस से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोस्कोपी क्या है? द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसकी स्टडी करना कहलाता है हमारा माइक्रोस्कोपी, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद हमारा आ जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है कि डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट, कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा करके हमें वो दिख रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट यानी कि मल्टीप्लाई मैनी टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो हमारे ऑब्जेक्ट को कितने बड़ा गुना कर रहा है, उसके लेंथ को, विड्थ या फिर डायामीटर को, कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायामीटर या फिर विड्थ को या फिर उसके साइज को कितना बड़ा गुना करके दिखा रहा है, ये कहलाता है आपका मैग्निफिकेशन। न्यूमेरिकल अगर मैग्निफिकेशन पे कोई आता है तो मैग्निफिकेशन बराबर आई पीस इंटू जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उन दोनों का कितना मैग्निफिकेशन दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम टोटल मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन डिपेंड किस पे करता है? मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है, जो मैंने बॉडी ट्यूब बताई थी आपकी, ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, जो बॉडी ट्यूब बताई थी उस पर, जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस पर, और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस यानी कि जो आपका आई पीस लेंस है उस पर। तो याद रखना 3 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है ये, कौन कौन सा? आपके जो बॉडी ट्यूब की लेंथ है, और दूसरा आपका आई पीस लेंस है, और तीसरा आपका ओक्यूलर लेंस है। इन तीनों पे ये डिपेंड कर रहा है। अब हमने बात की थी रिजोल्यूशन पे। रिजोल्यूशन क्या है? एबिलिटी क्लोजली एडजेसेंट स्ट्रक्चर डिटेल एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि किन्हीं भी दो या फिर दो से अधिक ऑब्जेक्ट को वे कितने क्लोजली रखे हुए हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करना, उनको अलग करना, वो कहलाता है आपका रिजोल्यूशन। यानी कि इसका मतलब है क्लैरिटी बिटवीन टू नियरली ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने एक पढ़ा था लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हमने किससे डिनोट किया था? हमने किया था स्मॉल डी से, या फिर LR से भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल बॉडीज एज विच दे कैन बी सीन एज सेपरेट एंड नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, यानी कि वो डिस्टेंस जिसमें कोई भी दो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, वे हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, वो कहलाता है आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था इसका एक फार्मूला जो एवी ने दिया था, D बराबर 0.61 लैम्डा बटे NA, ठीक है। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। जो हमारा बेसिक लाइट माइक्रोस्कोप में जो हमारी लाइट यूज करी जाती है वो
450 यानी कि 450 नैनोमीटर की यूज की जाती है, जिसका कलर हमारा ब्लू होता है। ठीक है, एन ए हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर था, मैंने बताया था न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, एन साइन थीटा। ठीक है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, साइन थीटा आपको एंगुलर अपर्चर बताया था। इसके बाद हमारा वर्किंग डिस्टेंस क्या है, वर्किंग डिस्टेंस मैंने आपको था डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट सरफेस, डिस्टेंस बिटवीन द, इसको मैं इधर कर देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट सरफेस ऑफ लेंस एंड सरफेस ऑफ कवर ग्लास और स्पेसिमेन। ठीक है, ये लाइन याद रखना। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है वर्किंग डिस्टेंस, मतलब कि जहाँ पर आपका माइक्रोन स्पेसिमेन रखा हुआ है या फिर स्पेसिमेन के ऊपर आपने ग्लास स्लाइड रखी है वो, और उसके जो ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बीच जितनी दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं वर्किंग डिस्टेंस। इसके बाद मैंने कंट्रास्ट की बात की थी। कंट्रास्ट क्या करता है कि किन्हीं दो मीडियम के बीच वो डिफ्रेंसिएशन उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करता है डिफ्रेंसिएशन को। ठीक है, वो अलग अलग बताता है कि ये मीडिया अलग है, ये मीडिया अलग है। मतलब एनी टू मीडियम हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, यानी कि जब उन मीडियम की इंटेंसिटी अलग अलग होगी तो वो डिफरेंट टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब करके अलग अलग टाइप की जो लाइट है उनको ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज सेंसर व्हेन द सब्जेक्ट इज इन फोकस। ठीक है, यानी कि जो हमारा लेंस होता है और जहाँ पर हमारा इमेज सेंसर हो रहा, उन दोनों के बीच की दूरी को मैंने बताया था आपको फोकल लेंथ कहलाती है वो। कुछ हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जो पूछ लिया जाता है गेट एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, गिलास का 1.51 कह सकते हो, मेनली जो होता है वो 1.5 होता है, ऑयल इमर्शन 1.5। ठीक है, और याद रखना आप जब कभी भी ऑयल इमर्शन का यूज करोगे तो हमेशा ऑयल इमर्शन का यूज जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 100x पर होना चाहिए। ये था माइक्रोस्कोपी लेक्चर। तो अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि आपको आने वाले जो भी लेक्चर की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो लेक्चर से रिलेटेड हो या फिर किसी फॉर्म से हो, जैसे गेट के फॉर्म, नीट के फॉर्म या फिर CSIR के फॉर्म या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जानने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। ओके, थैंक यू।